नमस्कार। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब डीजीपी थे विलासमणि त्रिपाठी। एक तरफ मस्जिद गिर रही थी, दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में क्या कुछ हो रहा था ये सिर्फ एक व्यक्ति ही जानता था और वो थे विलासमणि त्रिपाठी जी। मस्जिद गिर रही थी, गिरती हुई मस्जिद पर क्यों तब के डीजीपी ने कोई एक्शन नहीं लिया? डीजीपी और कल्याण सिंह के बीच आखिर क्या बातें हो रही थी? जब मस्जिद गिर गई तो कल्याण सिंह ने तब के डीजीपी विलासमणि त्रिपाठी से क्या कहा था और राष्ट्रपति शासन 1992 में कैसे लग गया? आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों कि जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी तो लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय में क्या हो रहा था। आज खुद 1992 की कहानी तब के डीजीपी विलासमणि त्रिपाठी जी बताएंगे। विलासमणि त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। 6 दिसंबर 1992 को जब ये विवादित ढांचा गिराया गया, जिसकी जानकारी पुलिस को और प्रशासन को हो गई थी, तो फिर आपके हाथ में तो पुलिस थी, आपने बाबरी मस्जिद गिरने से क्यों नहीं रोका? देखिए, उस समय ये सिख टेररिज्म भी यूपी को काफ़ी प्रभावित कर रहा था और उस समय आप जैसे जानते हैं कि हम डीजी यूपी थे, लेकिन उसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित था तब। तो वहाँ पे बहुत से केसेस होते थे, तो वहाँ पे हम लोगों का काफ़ी कमिटमेंट था फोर्सेस का। उसी प्रकार से कम्युनल सिचुएशन भी मतलब सरगर्मी में थी एक प्रकार से, क्योंकि ये मुद्दा तो चल ही रहा था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का। तो उसको देखते हुए इंतज़ाम तो यही किया गया था कि जो रिसोर्सेज हैं फैज़ाबाद में उनको रीइंफोर्स किया जाए। तो 34 कंपनी तो पीएसी की हमने अलग से दी थी उनको यहाँ से, और करीब 2300 अदर और कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स सिविल पुलिस के दिए गए थे, और बहुत सी चीज़ें फायर सर्विस के और माउंटेड पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, ये पूरा दिया गया था। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एसपी रैंक के करीब 15-16 अधिकारी वहाँ पे तैनात किए गए थे, जिनको कि चार्ज दिया गया था कि इस सेक्टर को आप देखिए और सुपरवाइज करिए और उनको मार्गदर्शन करिए कि कैसे क्या किया जाएगा। आईजी लखनऊ जोन और डीआईजी तो खैर फैज़ाबाद के ही थे, तो ये लोग तो थे ही जो तो इसलिए सब मिला करके उनको पूरी तरह रीइंफोर्स किया गया जहाँ तक कर सकते थे इसमें। और इसमें इस 34 कंपनी के अलावा वही 4 कंपनी सीआरपीएफ की थी, जो एक महिला कंपनी थी और 3 कंपनी मेल कंपनी थी। वो लोग बिल्कुल जो आइसोलेशन कॉर्डर जिसको कहते हैं, जिसमें जो बिल्कुल गर्भगृह के आसपास थे, उसका चार्ज उनके पास था। बाहर का उनके पास चार्ज नहीं था। जो सोचने की बात है वो यही है कि ये तय हो गया था कि ये जो कार्यसेवक आ रहे हैं ये इस स्थल तक आएंगे, जो सिंह द्वार जो था, जहाँ पे वो पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ तक आएंगे। उनको पहले रोकने का कोई सवाल नहीं उठता था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने अब माना था, जैसे भी माना हो, ये हम उसके बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि सांकेतिक कार्य सेवा होगी, इसलिए उनको सांकेतिक कार्य सेवा करने का अवसर दिया जाए और इसकी पूरी जानकारी उनको भी दी जाए और पब्लिक को भी दी जाए, तो पब्लिक भी ये समझे कि होगा। और कार्य सेवा जैसा उस समय तय हुआ था वो यही हुआ था कि सरयू से हाथ में लोग बालू लेकर के चलेंगे, और जो वहाँ पे जहाँ शिलान्यास हुआ है
उसके पास एक जगह बनाई गई थी, नियत की गई थी, वहाँ पे आके उसमें डालेंगे। यही हुआ था। ये जब मान लिया तो उनको दूर नहीं रोक सकता जाए, यानी कानूनन आप उनको रोक नहीं सकते हैं पहले। और वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन दूर रोकने में भी बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसमें मतलब काफ़ी लोगों की हक तलफी होती है। लोग जो जा रहे हैं अस्पताल में, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। कई लोग कहीं और दूसरी जगह जिससे इनका ताल्लुक नहीं है, मतलब कहीं यहाँ से मतलब नहीं था, तो इसलिए वो तो तय हो गया था कि उनको यहाँ आने की छूट है। कार सेवकों को आप पहले नहीं रोक सकते हैं, तो ये तो था। और फिर करीब 12 जो हम कंट्रोल रूम में मैं मौजूद था ऑफिस में, तो यही आया कि साहब वो कुछ लोग ऊपर चढ़ गए हैं। और उस समय जो गए थे वो 100 से 150 के बीच में थे शुरू में। तो वही हुआ कि अब, लेकिन उसी समय हमें खबर मिली कि मुख्यमंत्री जी के ये आदेश हैं कि फायरिंग नहीं होनी चाहिए। सर, एक बात कही जाती है कि जब ये ढांचा गिराया जा रहा था तब सरकार की तरफ से आदेश आया था कि फायरिंग कर दी जाए, पर आप कह रहे हैं कि आदेश नहीं आया था। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए मैं बता दूं आपसे, जो सही स्थिति है वो ये है कि जी करीब 12:10-15 पर हमको ये सूचना मिली कि ये आदेश गया है कि फायरिंग न की जाए जी, फायरिंग करने से मना किया है। तो हम सीधे चीफ मिनिस्टर के घर गए जो कालिदास मार्ग है, और वहाँ हमने उनसे कहा, हमने कहा साहब ऐसा आदेश मत करिए, क्योंकि कुछ लोगों के मन में कुंठा हो सकती है कि फायरिंग न करने के आदेश के माने हम कोई फोर्स न यूज़ करें। ये एक दिमाग में आ सकता है। तो इसलिए पूरी तरीके से आपको ये, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ के डीएम ने भी ये अच्छा हमसे कहा कि अगर फायरिंग होगी तो औरतें और बच्चे भी हैं वहाँ पे। तो हमने कहा नहीं, ये आपकी बात सही है कि फायरिंग करने के लिए अगर हम भी होते तो हम भी बहुत सोचते कि फायरिंग करें कि ना करें। आखिरकार बच्चे और उसमें जेन्युइन पिलग्रिम्स बहुत थे उस समय कई लोग जो कि केवल दर्शन करने को आए थे वो भी थे। ऐसा नहीं था कि सब कार्य सेवक ही हो इसमें। तो हमने कहा कि इसलिए, लेकिन ये आदेश जो है एक रुकावट मन में हो जाती है कि आदेश फायरिंग का नहीं आया है, तो इसके मतलब फिर हम और फोर्स, कोई लाठीचार्ज है या इस प्रकार का फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। विलासमणि त्रिपाठी सर, जब फायरिंग के आदेश नहीं थे तो दूसरा ऑप्शन क्या था? वो तो देखिए, ऑप्शन तो है, आपके पास लाठीचार्ज है, आपके पास टीयर गैस है, लेकिन एक बात और बता दें, लाठीचार्ज और टीयर गैस के लिए भी आपको थोड़ा डिस्टेंस चाहिए अगर इफेक्टिव होना है तो। और थोड़ा, क्योंकि अब हम फायरिंग उसके टीयर गैस के कर दें तो हमारे ही ऊपर अधिकतर आएगा। अब सबके पास तो मास्क होता नहीं है, कुछ के पास तो होता है। तो इस प्रकार से एक मन में कुंठा रहती है। तो डिस्टेंस अगर नहीं है तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। और डिस्टेंस थी नहीं, मतलब हाँ, और थोड़ा सा डिस्टेंस होता है तो, और डिटरमिन्ड लाठी चार्ज अगर आप करिए तो 150 आदमी तो आप रोक सकते हैं 2 मिनट के अंदर। और फोर्स बहुत थी, फोर्स की कोई कमी नहीं है, आदमी वहाँ पे बहुत हैं। तो ये इस प्रकार से जो वो एक कुंठा हो, तो वो मैंने कहा कि देखिए आदेश मत दीजिए, इस प्रकार का आदेश एक पूरा आपने आदेश दे दिया तो उससे, तो उन्होंने कहा कि नहीं त्रिपाठी जी, अब हम उसको इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि वहाँ पे औरतें बच्चे भी हैं और
कार सेवक हैं तो इसलिए नहीं। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर उसमें उसमें और कोई अच्छा। फिर जो देखिए हम लोग के यहाँ जो व्यवस्था है वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लोकल पुलिस को ही अधिकार है कि वो फायरिंग का आदेश देगा। फायरिंग का आदेश चीफ मिनिस्टर नहीं देते हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने अलग एक मार्गदर्शन दिया है, उसको मार्गदर्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी बात अपनी जगह है। लेकिन जो सीआरपीसी में लिखा हुआ है वो ये है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक है। तो अगर डीएम कहता है पूरी तरह देख करके जो मौजूद है वहाँ पे, यहाँ तो ना तो होम सेक्रेटरी मौजूद है, ना चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, ना डीजी मौजूद है, तो वो देख के कहता है कि साहब यहाँ फायरिंग का नहीं होना चाहिए। सर ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्योंकि आप मॉनिटर कर रहे थे, यहाँ से वहाँ से सब देख रहे थे और लोग ऊपर चढ़ रहे थे। मस्जिद तोड़े जाने का आदेश तो था नहीं, ना तो वो कानून सही था। तो उस घटना के समय आपको लगा नहीं कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए? हमें तो यहाँ से उतना नहीं लगेगा जहाँ पे जो लोकल आदमी को लगेगा कि अब इनको रोकने की ज़रूरत है, अब लाठीचार्ज की ज़रूरत है, अब टीयर गैस पहले भेजना है फिर लाठीचार्ज करना है। मतलब एक सीक्वेंस होता है, उसको सिखलाई दी जाती है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो ये बेसिकली ये था। फिर हमने कहा कि ठीक है, अगर यही आदेश है आप लोगों का तो फिर हम वापस आ गए। फिर हम जब देखते रहे कि एक गुंबद गिर गया और लगा कि कुछ करना चाहिए, तो हम 3 बजे फिर गए मुख्यमंत्री के यहाँ। हमने कहा हम स्टेट प्लेन लेकर के जाते हैं, लेकिन हमारा जाना तभी कोई मायने रखता है अगर ये फायरिंग न करने का आदेश हटा लिया जाए, नहीं तो उसी तरह हम भी जाएंगे और उसी तरह देख करके हम चले आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, दुखी थे बेचारे। एक बात बता दें आपसे, ये बहुत लोग कहते हैं कल्याण सिंह जी हमेशा से ये ढांचे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, हमेशा से। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो हमेशा कहते थे कि उसकी सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए और जितना भी हम कर सकते हैं वो पूरा करना चाहिए। तो वो दुखी थे। उन्होंने कहा कि अब इस समय वैसे भी एक ढांचा वो गिर चुका है, वो अब जाने से और अब हम फायरिंग का वो आदेश नहीं दे सकते हैं। अच्छा सर, वहाँ पर और कौन कौन नेता मौजूद थे और क्या कुछ कह रहे थे वो लोग? वहाँ पे तो बहुत लोग सब थे। देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी थे, अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, ये सिंघल साहब थे, और बजरंग दल के थे, कटियार अपने ऋतंबरा जी थी, और ये उमा भारती जी थी, बहुत लोग थे। तो देखिए, कोई भाषण ऐसा नहीं दे रहा था कि गिरा दो या कोई ऐसी बात है वहाँ पे, क्योंकि ये राम कथा कुंज में मीटिंग हुई थी। जो भाषण हुए थे वो वहाँ पे नहीं हुए थे, जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे। उसके बगल आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, बस थोड़ी दूर, ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल करीब करीब लगा हुआ था। राम कथा कुंज एक बड़ी भारी जगह है, वहीं पर करीब 2-2.5 लाख आदमियों की मीटिंग हो रही थी, वहीं पर भाषण लोग दे रहे थे। तो अब जैसा मैंने बताया, भाषण में तो कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा कोई माने मेरे विचार से बहुत नहीं होता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों ने कुछ कहा भी था कभी कभी कि नहीं, इसको तो यहीं मंदिर बनाना है, ये सब बातें कहीं। लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये तय हो गया है कि ये सांकेतिक होगी। सर एक और चीज़ है, वहाँ पर बार बार ना एक बात कही जा रही थी कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। सब कुछ प्लान था। क्या पुलिस का एक्शन ना लेना भी एक प्लान था? कई प्रकार का वो कर रहे थे, कई कहे थे, मतलब विभिन्न प्रकार के लोग कर रहे थे।
मुस्लिम्स के खिलाफ भी बोल रहे थे लोग। ये बात सही है अपनी जगह, और यही बनाएंगे और ये मस्जिद गिराएंगे और ये करेंगे, बोल रहे थे लोग, इसमें नहीं शक है। वो जब एक बार देखिए, ये तो जंगल में आग की तरह है, एक बार जब उसमें लग गया तो फिर वो फिर तो बढ़ता जाता। और लोग जो कि लॉ अबाइडिंग हैं, जो बिल्कुल सब कायदे कानून से चलने वाले हैं, वो भी उसमें जाते हैं। मैंने बहुत क्राउड्स देखे हैं, उसमें अगर कोई नकारात्मक सुझाव आप उन्हें दीजिए तो पट से मान लेंगे। ये चीज़ गिरानी है तो उसको मान लेंगे, और ये मंदिर चल के बना दीजिए, कोई नहीं आएगा। या ये चीज़ टूटी हुई है, उसे ठीक करना है, कोई नहीं जाएगा। इसको पीट दो, मार दो, वो बिल्कुल सब लोग जाएंगे। तो ये तो होता है, वो तो एक नकारात्मक। और फिर वो आदमी का जो नेचर है वो उसका नहीं रह जाता है, वो भीड़ का नेचर हो जाता है। जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी सर, तो आप मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने गए थे, वहां क्या कुछ हुआ था, ये मैं जानना चाहती हूँ। वो तो उन्होंने 5:15 बजे करीब हमको बताया कि हमने तो इस्तीफा दे दिया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर गवर्नर साहब का आया आदेश की हमसे आप मिल लीजिए, तो हम गए वहाँ पे। तो उन्होंने फिर यही कहा कि अब जाके देखिए वहाँ पे जाइए, क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे उनको निकाला जा सकता है कार्यसेवकों को। तो हमने कहा ठीक है। तब जब लौट के आए तो फिर उनका आया कि नहीं, हमसे आप करीब 9:30-10 बजे के करीब फिर मिल लीजिए और तब जाइए वहाँ पे। तो फिर हम उनसे फिर मिले वहाँ पे। तो वहाँ पे वो यही उन्होंने कहा कि अब इसमें क्या करना है। हमने कहा कि अब हम जाएंगे वहाँ पे, सेंट्रल फोर्सेस के जो अधिकारीगण हैं उनसे बात करेंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी। सर, पहले आप कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे थे, फिर आप ग्राउंड पर गए थे, तो आपने ग्राउंड पर क्या कुछ देखा? हम तो करीब ग्राउंड पे पहुंचे रात को करीब 2-2:30 बजे के करीब। जब यहाँ से गए तो पहले उनसे बातचीत करके, बाय रोड गए थे यहाँ से, वहाँ बातचीत करके फिर उतना गए वहाँ। तो करीब उस समय भी 40,000-45,000 उसमें कार्यसेवक उसमें थे। अपना वही ईंटा और गारा और ये सब ले आ रहे थे, वो थे, मौजूद थे वहाँ पे। सर, इस घटना के बाद इसकी जांच हुई थी, तो किस तरह के मुकदमे दर्ज किए गए थे और फिर सरकार की तरफ से पुलिस को क्या आदेश दिए गए थे? नहीं देखिए, उसके बाद से तो मैं यहाँ पे करीब 22 दिसंबर तक रहा। उसके बाद हम चले गए थे डेपुटेशन के ऊपर। तो उसके बाद तो फिर लिबरान कमीशन अपॉइंट हो गया और इसमें मुकदमे कायम किए गए। जो ये इंसिडेंट हुआ उसमें कई मुकदमे कायम किए गए। अब हमें याद नहीं है कि कितने कौन से मुकदमे थे। और जर्नलिस्ट ने कुछ मुकदमे लिखाए थे, उनको उन्होंने मारपीट किया था और वो की थी, उसमें वो लिखाए गए थे। तो केसेस बाद में सब सीबीआई को चले गए थे और सीबीआई ने उसको वो किया कि किसकी गलती थी, क्या हुआ था। तो आप लोग तो जानते हैं, वो तो सीबीआई का केस तो ख़त्म हो गया। मतलब ख़त्म माने कन्विक्शंस नहीं हुए कोई भी, और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला चला। विलासमणि त्रिपाठी सर, इसके बाद पुलिस को क्या निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से? पुलिस को तो देखिए, कुछ देर तक, जब तक सीबीआई ने केस नहीं लिया तब तक पुलिस जांच करती रहती है। आपसे पूछेगी, इनसे पूछेगी, उनके बयान वगैरह लिखेंगे, कितने अरेस्ट हैं, वो किसको कर पाए। ज़्यादा उस समय तो किसी को ज़्यादा अरेस्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में अरेस्ट हुए थे फिर। लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा, हमारे ख्याल से सीबीआई को भी देने में हमारे जाने के पहले ही सीबीआई के आदेश हो गए थे। सर, मैं ये
जानना चाहती हूँ, 6 दिसंबर 1992 की घटना को आपने अपनी आंखों से देखा था और अब 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आपने इतनी उम्र गुजार दी है, तब और आज में क्या अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि वो था, उससे एक ढांचा ध्वस्त हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और जनता की जो आस्था है उसके अनुसार ये कार्रवाई हो रही। इन दोनों में कोई बहुत, मेरे विचार से कोई बहुत समन्वय नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि उससे और इसका कोई बहुत ताल्लुक है। इवेंट इतना बड़ा हाँ, उस समय जो इवेंट था वो एक अपनी जगह है। वो उसको लोग सही या गलत जो भी कह सकते हैं। और ये जो है वो तो अच्छा, आस्था तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग समझते हैं कि वही उनकी जन्म स्थान है। या अब उसमें क्या आप तर्क दे सकते हैं कि ये था, ये नहीं था, ये रामचंद्र थे कि नहीं थे? वो तो चलता रहेगा, उससे कोई नहीं मतलब। लेकिन हम अगर बिलीव करते हैं कि ये थे और यही उनका जन्म स्थान है, तो ये तो दिमाग में है लोगों के, बहुत लोगों के। ये तो आज से नहीं, जब हम छोटे थे तब से। और रामलीला बहुत देखी है, सरकारी काम में भी एज एसपी जाके देखते थे, वैसे भी। तो एक जो परसेप्शन होता है वो अलग बात होती है। वो बहुत ज़्यादा तथ्य से उसका कुछ संबंध है, लेकिन ज़्यादा संबंध नहीं है। सर, 6 दिसंबर 1992 की और ये 22 जनवरी की तारीख को आप कैसे देखते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। भाव तो देखिए, उस समय हमारे ख्याल से जो कारसेवक हैं या इससे जो जुड़े हुए थे उनके ऊपर प्रभाव था। इसका प्रभाव तो सभी के ऊपर है, मतलब सभी हिंदू अगर हम कहें, और जात के लोगों को भी थोड़ा बहुत है इसमें कि हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी है। तो वो तो उस समय था यही कि भाई, और ये लोग महाराष्ट्र से फलाना, ये सब के सब तो एक जुनून में आया कि साहब इसको ये हम कार सेवा यहाँ पे करेंगे। अब वो कुछ लोग उससे रुष्ट भी थे कि हम ये क्या कार सेवा कि हम ले आकर के यहाँ पे खाली बालू इसमें डालेंगे या ये करेंगे। उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन कार सेवा में हम जाएंगे, ये तो परेशानी सह करके आए लोग, ऐसे नहीं है कि कोई हुआ है। तो आज हम आपको 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उस वक्त क्या कुछ हो रहा था उत्तर प्रदेश में, प्रशासन में, सरकार में क्या कुछ हलचल हो रही थी, वो सब आपको बता रहे थे। और ठीक उन्हीं के जुबानी सुनाई है जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे, तब के डीजीपी विलासमणि त्रिपाठी जी। सब कुछ आपने सुन लिया। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।